जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आ जाओ एक बार सभी जल्दी से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों, यहां से बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से देखना आप सभी क्लास को। और इस चैप्टर में प्रिय विद्यार्थियों पुराने समय में क्या क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, ठीक है, उनकी कैसे क्या बस्ती हुआ करती थी, कैसे कुएं थे, कैसे स्नान घर बने हुए थे, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और मैं बता दूं आप सभी को, अगर आपको कंप्लीट इतिहास की तैयारी करनी है हमारे साथ तो आप ऐप डाउनलोड करना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। नीचे देखो चल रहा है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, हमारे एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है नहीं, महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम से है कोचिंग। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट तैयारी में कोर्स के अंदर करवा रहा हूं, ठीक है नहीं। तो ये डेमो क्लास है अपनी फर्स्ट। तो पहले विद्यार्थियों इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई ईंटें, मनके तथा अस्थियां। सबसे पहले बात आती है ईंटें। भाई ईंटें क्या है? भाई मकान बनाने के लिए छोटे छोटे इस प्रकार से जो है वो चौकोर आकार की, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये देखो इस प्रकार से ये ईंटें होती हैं और इन्हीं ईंटों से जो है वो मकान खड़ा किया जाता है। तो ईंटें आप समझ गए ना, मिट्टी से बनी होती है ईंटें, ठीक है। तो यहां पर मिट्टी की भी है, सीमेंट की भी है, लेकिन उस समय जो है मिट्टी की बनी होती थी पुराने समय में। तो ये ईंटें, ठीक है। मन के प्रिय विद्यार्थियों, मन के विभिन्न जैसे अलग अलग आकार के होते थे, गोलनाकार, खंडिताकार, बेलनाकार, ठीक है, अलग अलग। अभी हम मनके के बारे में देखेंगे। अस्थियां, जो भी मतलब जानवर मरे, इंसान मरे, उनकी जो प्रमुख अस्थियां मिली है, जो हड्डियां मिली हैं, जो भी, ठीक है, अवशेष मिले हैं, वो है अस्थियां। अब इस चैप्टर में प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको यहां पे समझ आया भाई पुरातत्व और पुरावेश और पुरास्थल। पुरातत्व किसे कहते हैं? जैसे कि चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो पुरातत्व मतलब, पुरातत्व का मतलब हो गया भाई प्राचीन अवशेषों का अध्ययन, ठीक है नहीं, प्राचीन अवशेषों का जो अध्ययन करता है वो पुरातत्ववेत्ता, ठीक है। पुरावेश पूरा यानी प्राचीन समय अवशेष जो मिले हैं, पुराने समय में जो भी अवशेष मिले हैं, अतीत की जो भी हमें वस्तुएं मिली हैं वो पुरावेश, ठीक है नहीं। और पूरा स्थल यानी मतलब पुराना स्थल है, पुराना एक स्थल, पूरा स्थल यानी पुराना स्थल। पुराना स्थल मतलब ऐसा क्षेत्र जो पुराने समय में जो है प्राचीन अवशेष जो वहां से मिलते हैं, ठीक है ना। एक पुराना स्थल हमें मिला है जहां से हमें प्राचीन अवशेष मिले हैं, वो पूरा स्थल, ठीक है। एक टीला मान लो आप, तो ये आप जैसे हड़प्पा सभ्यता की हमें बस्ती मिली है, तो यही पुरावेश ही है ना, यही पूरा स्थल ही है, ठीक है। तो ये आपको पुरातत्व मतलब समझ गए ना, प्राचीन अवशेषों का अध्ययन। और पुरावेश यानी अतीत की वस्तुएं, पुरास्थल जहां प्राचीन अवशेष मिलते हैं, ये थोड़े आपको ध्यान रखें। अब मेरे विद्यार्थियों चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है नहीं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसका सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना आप सभी। इसका विस्तार प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान पाकिस्तान में है और भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात तक था, ठीक है। और समय विभाजन की बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पा काल जो है वो आपके 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता काल आपके 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये आपके बुक में है 2600 से 1900। पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है तो आप बता देना 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। और उत्तर हड़प्पा काल आपके 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, ये बता देना। तो हड़प्पा सभ्यता का अभी हमने ये पढ़ा भाई, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। पहला बिंदु ये याद कर लेना आप सभी, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना आप सभी। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखो वर्तमान में कहां है हड़प्पा सभ्यता? तो पाकिस्तान में है वर्तमान में, ध्यान रखना, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना। पहली बात हमने देखी, हड़प्पा सभ्यता जो है प्रिय विद्यार्थियों कहां है? हड़प्पा सभ्यता देखो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर है और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक था इसका विस्तार, ठीक है नहीं। और इसका जो प्रमुख कालक्रम है वो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। बस 3 पॉइंट आपने अभी तक पढ़े हैं मेरे साथ, अभी 3 पॉइंटों के बारे में हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता से। ध्यान रखना कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है
और इसका प्रमुख जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में है। और ध्यान रखना इसका कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये बिंदु आपको यहां पर याद रखना है। इस प्रकार की ये बस्ती हुआ करती थी। आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों किस तरीके से जो है वो सुनियोजित नगर था। इस नगर को आप देखकर बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कितना विकसित था, ये देख सकते हैं। ये एक सुनियोजित पक्की ईंटों का प्रयोग भी होता था उस समय। सीधी सड़कें हुआ करती थी, आप देख सकते हैं सीधी सड़कें हैं। ठीक है नहीं, उन्नत जल निकासी व्यवस्था यहां पर थी, कुएं स्नानागार होते थे, हर घर में शौचालय भी हुआ करता था। ये देख सकते हैं इस प्रकार की जो है वो व्यवस्था थी उस समय भी। ठीक है नहीं, और फिर हम आगे बात करते हैं। यहां पे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज किस प्रकार से हुई है वो देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता जो है 19वीं शताब्दी की बात करें तो रेलवे निर्माण के दौरान जो है वो हड़प्पा से प्राचीन ईंटें मिली जिनका उपयोग रेलवे लाइन बिछाने में हुआ था। ठीक है नहीं, तो कुछ 19वीं शताब्दी के अंदर कुछ रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है नहीं, काम चल रहा था तो वहां पे जो है प्राचीन हमें ईंटें प्राप्त हुई। इस प्रकार की जो है वो ईंटें प्राप्त हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो हड़प्पा से मिली एक मुहर का अध्ययन किया परंतु मैं तो नहीं समझ सके। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम वही है जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। ये देख सकते हैं आप सभी, ये रहा अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भाई रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, पटरियां बिछाने का काम चल रहा था, खुदाई हो रही थी, खुदाई में ईंटें मिली, लेकिन ईंटों को देखकर ये इतना नहीं सोच पाए, इतना नहीं अनुमान लगा पाए कि ये यहाँ पर भी कोई सभ्यता रही होगी। ईंटें मिली तो कहाँ हमारा काम आसान हो गया है, अब तो इन्हीं ईंटों का प्रयोग हम रेलवे लाइन की पटरियां बिछाने में यानी रेलवे लाइन बिछाने में काम में लेंगे। ठीक है नहीं, लेकिन वो इतना मतलब थोड़ा सोचा नहीं कि ये ईंटें मिली इसका मतलब यहाँ पर कोई बस्ती रही होगी पुराने समय में। ठीक है, इतना थोड़ा सोचा नहीं है। यही है अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी आते हैं, उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन किया। ठीक है, यहां पर खुदाई करते हैं, दयाराम साहनी आते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, खुदाई करो, ईंटें मिली इसका मतलब खुदाई करो, अभी कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो फिर हुआ उत्खनन कार्य, खुदाई कार्य चला, खुदाई चला तो फिर उत्खनन कार्य किया तो इन्होंने जो है वो खोज करी। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। 1921 में दयाराम साहनी यहाँ पर आए थे। ठीक है नहीं, ये तो अलेक्जेंडर कनिंघम है सबसे पहले, यहाँ पे देखा भारतीय पुरातत्व के जनक है ये, और ये है खुदाई कार्य किया, देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज पूछे किसने की हड़प्पा सभ्यता की खोज, दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में की। कब की? 1921 में की। हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक एक स्थान है पाकिस्तान के अंदर, वहां जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की। तभी मोहनजोदड़ो की खोज जो है एक स्तर और मिला, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज प्रिय विद्यार्थी 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी करते हैं। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर ही है। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। ठीक है नहीं, तो ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने करी। ठीक है, तो ये बिंदु इंपोर्टेंट है आपके सामने। लेकिन बड़ी खास बात ये है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कार्य कर रहे थे कौन? दयाराम साहनी। उत्खनन कार्य खोज ही इन्होंने की, खुदाई चल रही थी तो इन्होंने जो है प्रिय विद्यार्थियों को इन्हें कुछ मोहरें प्राप्त हुई। मोहरें मतलब बर्तन वगैरह, मृदभांड वगैरह, ऐसे कुछ अवशेष यहां से मिले दयाराम साहनी को। ठीक है, फिर 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जो है वो राखालदास बनर्जी जाते हैं और ये मतलब उत्खनन करते हैं। ठीक है नहीं, तो इन्हें भी मोहरें प्राप्त हुई और फिर देखा गया कि हड़प्पा में जो मोहरें प्राप्त हुई वैसी की वैसी मोहरें जो है मोहनजोदड़ो में मिली। तो ऐसा बताया जाता है कि यानी कि ये एक ही संस्कृति के भाग हुआ करते थे। ठीक है नहीं, और जो भी प्रमुख पुराने समय में जो भी सिस्टम चल रहा होगा, वो कानून जो भी रहा होगा वो थोड़ा जटिल रहा होगा, क्योंकि इन सब में जो भी अवशेष हमें मिले उन सब में एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का कानून था, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो है किस प्रकार का कानून था, इस बारे में हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन जो है हमें हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, मोहनजोदड़ो में जो मोहरें मिली हैं, उनमें एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि जो भी कानून रहा होगा वो जटिल कानून रहा होगा। ऐसा आप लिख सकते हैं आंसर मन से। ठीक है नहीं, रटा रटा आंसर नहीं लिखना, बस समझना है आपको अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, अब क्या प्रमुख हड़प्पा सभ्यता की विशेषता वो देखेगा। ये एक नगरीय सभ्यता थी। भाई अभी देखा था प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे देखो, इस चित्र को देखो आप सभी, एक मिनट के लिए आप इस चित्र को देखो। भाई चित्र को देख रहे तो आपको कोई यहाँ पर कोई ये क्या लग रहा है? ये कोई गांव लग रहा है?
देखो यहाँ पर घर बिल्कुल पास पास में है, एक बड़ा नगर लग रहा है ऐसा, ठीक है नहीं, एक नगर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखो जगह ही नहीं है बिल्कुल, तो ये एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है नहीं, नहरी नगरीय सभ्यता, ये ध्यान रखना आप सभी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो आप बता देना कि ये एक नगरीय सभ्यता है। सुनियोजित नगर था, पक्की ईंटों का निर्माण था, क्योंकि अभी हमने घर देखा था उसमें बिल्कुल पक्के पक्के बने थे, तो पक्की ईंटों का भी इसमें प्रयोग हुआ, ध्यान रखना पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग होता है। कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, इनके जो निर्वाह के तरीके थे, वो खेती वगैरह भी करते थे, पशुओं को भी पालते थे, क्योंकि हमें पशु भी मिला था, आप देखा होगा जब उत्खनन कार्य किया उस समय देखा ना, पशु भी मिले नहीं मिले, यहाँ पे भी चित्र डायग्राम के माध्यम से देखो ना, ये देखो ये मिला, ये देख सकते हैं आप सभी, जैसे मुहरे वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे मतलब हड्डियां प्राप्त हुई है, ठीक है नहीं, बहुत सारे पशुओं की अस्थियां जो है वो यहाँ पे मिली हैं। और शिल्प, व्यापार, ये सब किया करते थे। जल निकासी की उन्नत व्यवस्था उस समय मौजूद थी, ठीक है नहीं। हड़प्पा सभ्यता की अगर पूछे कि अनूठी विशेषता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है, फिर विद्यार्थियों, जल निकास प्रणाली, ठीक है। मन के, मुहरे, धातु की वस्तुएं आदि का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा सुदूर क्षेत्र जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता आदि से व्यापार होता था। लिपि का प्रयोग अभी तक अपठित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में लिपि मिली, लेकिन उस लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है, क्योंकि आज तक उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। बाकी ये स्थल देख सकते हैं आप सभी, ये मुख्य पुरास्थल है, जैसे कि हड़प्पा यहाँ पर देख सकते हो पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगा हमारे राजस्थान के अंदर है, लोथल गुजरात के अंदर मिला, धोलावीरा गुजरात के अंदर मिला, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर मिला। तो ये कुछ स्थल है प्रिय विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता के जो हमें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मुख्य पुरावेश जैसे कि ईंटें, मनके, अस्थियां, मुहरे, मृदभांड, औजार, बाट आदि के अध्ययन से मिलता है, ठीक है नहीं। तो अगर प्रश्न पूछ ले आप सभी को कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किन स्रोतों से मिलती है, तो आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि प्रमुख पुरावेश हैं जिसमें ईंटें, मनके, अस्थियां, मुहरे वगैरह, ठीक है नहीं, मृदभांड बोलते हैं बर्तन को, औजार, बाट, ये इन सभी से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, ऐसे आप बता देना। फिर देखो आगे, हड़प्पा नगरों की योजना। मोहनजोदड़ो का चित्र आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये देख सकते हो किस प्रकार की यहां पर जो है बस्ती हुआ करती थी। इस तरीके से देखो, हड़प्पा सभ्यता के नगर अत्यंत सुनियोजित और व्यवस्थित थे। नगर प्राय दो भागों में जो है वो बटे हुए थे। सबसे पहला है दुर्ग, यानी ऊंचा भाग, दुर्ग ऊंचा भाग होता था। जैसे यहां पर आप चित्र के माध्यम से यहां पर देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों ये सब मकान बने हुए हैं, ये सब मकान बने हुए हैं, ये बीच में रास्ता, ये निचला शहर है, देख सकते हो। लेकिन दुर्ग को आप देखो, दुर्ग देखो वहां ऊंचा बना हुआ दुर्ग, यहां पे देखो आप, दुर्ग ऊंचा ऊंचा बना हुआ है, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र ऊंचा भाग, ये दुर्ग का ऊंचा भाग है, देखो ये। तो दुर्ग ऊंचे इसलिए बने हुए थे क्योंकि यहां पर जो बनी संरचना थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, ठीक है नहीं। यहां सार्वजनिक भवन और महत्वपूर्ण संरचनाएं हुआ करती थी। और दूसरा निचला शहर आपके सामने, ये सामान्यतः लोग निवास करते थे यहाँ पे, ठीक है। दोनों भागों को प्राचीर या दीवारों से जो है वो घेरा गया था। जैसे कि यहाँ पर निचले शहर को देख लो, दुर्ग को देख लो, चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से इस प्रकार से जो है वो घेरा गया था, ठीक है। दोनों भागों को प्राचीर दीवारों से घेरा गया। सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे देख लो आप सभी, सड़कें इस तरीके से थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है ना। ये सड़क वापस इस तरीके से गुजर जाएगी। सड़कें देखो आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर ये सड़क गुजर रही है, वापस एक बीच में ये सड़क है, एक वापस ये, तो इस तरीके से समकोण पर काट रही है, ठीक है, सड़कें। और इसके अलावा देखो यहाँ पे भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ईंटों का अनुपात होता था 1:2:4, ठीक है। ईंटों का मानक आकार था इस प्रकार से 1:2:4 यहां पर था, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर यहां पे आगे देखो, जल निकासी व्यवस्था। अब हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था, जिसमें देखो किस प्रकार से जो है चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। हड़प्पा नगरों की जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। प्रत्येक घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। प्रत्येक घर की जो नाली थी, यहाँ पे देखो, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, सबकी जो है वो नाली प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से जो है वो मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी, आप देख सकते हैं पक्की ईंटों से बनी है। अधिकांश ढक्कन से ढकी होती थी, देखो इस तरीके से, ये देखो खुली नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि खुली रखेंगे तो बीमारियां हो जाएगी। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है नहीं, ऊपर से ढकी हुआ करती थी। लेकिन आज हमारी जो नाली है वो देखी होगी आपने, खुली है, ठीक है, और इसलिए तो मर रहे हैं। नालियों की सफाई के लिए कुछ स्थानों पर ढक्कन हटाने की व्यवस्था भी थी, जैसे कि ये देखो,
ये ऊपर देखो ढक्कन वगैरह, ठीक है नहीं, ये देखो ये लगे हुए थे प्लेट। और घरों से निकलने वाला गंदा पानी पहले सोखता गड्ढे में जाता था, ठीक है नहीं, इसमें ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते थे और स्वच्छ जल नाली में चला जाता था, ठीक है। इस प्रकार से ये व्यवस्था स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हड़प्पावासियों की जागरूकता को दर्शाती है, आप देख सकते हैं। ये देखो ये जो गड्ढा है ना, ये ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है इसमें, ये आप देख सकते हैं सोखता गड्ढा। फिर आगे देखो हड़प्पाई मकानों की प्रमुख विशेषताएं। भाई हड़प्पाई मकानों की क्या प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी वो देखो। मकान प्राय एक आंगन के चारों ओर बने होते थे। मुख्य द्वार सामान्यतः मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, जिससे निजता बनी रहती थी। अधिकांश घरों में स्नानागार की प्रमुख व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है, घर में ही स्नानागार बने हुए थे। ये देखो इस प्रकार से जैसे मकान हुआ, ये मुख्य द्वार है, ठीक है, जो सड़क की ओर है, जैसे ये सड़क है, ठीक है नहीं, और ये देखो इसमें ये आंगन बना हुआ है यहां पे। स्नानागार की नाली घर की नाली से होकर मुख्य नाली में जाती थी। कई मकान 2 मंजिला भी रहे होंगे जिनके सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं। घरों में कुएं भी पाए गए हैं, ठीक है, घरों के अंदर ही देखो यहाँ पे कुएं पाए गए, ये कुआं नजर आ रहा है आप सभी को। इस प्रकार से ये शौचालय वगैरह सब कुछ अंदर, स्नानघर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये रहा स्नानघर, ठीक है नहीं। और मुख्य बात यह है पक्की ईंटों से निर्माण होता था, पक्की ईंटों का निर्माण है, सभी पक्की ईंटों से बने हुए हैं। आंगन का केंद्रीय महत्व स्वच्छता के लिए स्नानघर और निकासी व्यवस्था, निजी कुओं की उपलब्धता, ठीक है ना, निजी यानी खुद के कुएं, खुद के लिए स्पेशल कुएं हुआ करते थे। निजता का विशेष ध्यान रखा गया इसमें। ये देखो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जो है, पक्की ईंटों का प्रयोग जो है, उन्नत जल की प्रणाली और मकानों की संरचना ये सिद्ध करती है कि हड़प्पावासी संगठित, स्वच्छ और योजनाबद्ध जीवन जीते थे, ठीक है नहीं, स्वच्छ योजनाबद्ध जीवन जीते थे, व्यवस्थित जीवन जीते थे और प्लानिंग के जरिए काम किया करते थे। फिर कुएं और स्नानघर की प्रमुख व्यवस्था ये भी देख लो आप सभी। मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं मिले हैं। अनुमान है कि यहाँ लगभग 700 कुएं। तो पूछा जाए पेपर के अंदर कि मोहनजोदड़ो में कुएं कितने पाए गए, 700 कुएं। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी है, 700 कुएं। कई मकानों में निजी कुएं थे, अभी देखा था हमने, कई मकानों में खुद के कुएं बने हुए थे स्पेशल, और तथा कुछ कुएं जो है वो सार्वजनिक सबके लिए उपयोग के लिए थे। कुएं पक्की ईंटों से गोलाकार बनाकर बनाए जाते थे, ठीक है नहीं, अधिकतर इस प्रकार से होते थे गोलाकार। देखो ये अधिकतर घरों में स्नानागार बाथरूम भी बने हुए थे, अभी हमने देखा था चित्र में। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का होता था तथा उसे जलरोधी पदार्थ बिटुमन से लेपा जाता था, ठीक है। स्नानागार का पानी छोटी नालियों से निकालकर मुख्य नाली में चला जाता था। इससे हड़प्पावासियों की जल प्रबंधन की उन्नत समझ का पता चलता है, ठीक है। विशेषता आप बताना कि पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग, जलरोधी फर्श था, निकास की उत्तम व्यवस्था थी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा गया था, ठीक है नहीं। ये प्रमुख जो है विशेषता। मैं तो ये था कि कुएं और स्नानघर की व्यवस्था से हड़प्पावासियों की स्वच्छता योजना और कौशल वैज्ञानिक सोच का इसमें प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये बता सकते हो आप सभी, ये देख सकते हो आप सभी हड़प्पाई स्नानागार, जिसमें देखो इस तरीके से ये स्वच्छ जो है वो आंगन है, पानी का जो है वो निकासी छोटी नाली द्वारा, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो मुख्य पक्की नाली जो ढकी हुई है। इस प्रकार से ये व्यवस्था उस समय जो है वो थी। फिर देखो आगे शिल्प उत्पादन, मन के निर्माण। मन के निर्माण की प्रक्रिया, ये सबसे पहले देखो मान लो जैसे कोई पत्थर को काटा गया, ठीक है, पत्थर को काटा गया, फिर उसको अलग अलग आकार दिया गया, ठीक है, उसकी घिसाई की गई, फिर उसको गर्म किया गया, रंग प्राप्त करने के लिए उसे गर्म किया गया, फिर उसके पत्थर को उसी के अंदर छेद किया गया, फिर उससे मन का तैयार किया गया। तो एक लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, ठीक है, आप देख सकते हैं। हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे, मन के निर्माण उनकी प्रमुख शिल्प कला थी। चहुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो पूछा जाए फिर विद्यार्थियों, चहुंदड़ो, लोथल और आपके सामने यहाँ पर धोलावीरा, ये प्रमुख जो स्थल है ये मन के निर्माण के लिए फेमस हुआ करते थे, ठीक है नहीं, मन के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र थे। मन के बनाने में कार्नेलिया, जेस्पर, स्पेटिक, सैलकड़ी, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फैंस आदि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मन के निर्माण की कुछ प्रक्रिया थी। सबसे पहले पत्थर को छोटे टुकड़ों के अंदर बांटा जाता था, ठीक है, छोटे टुकड़ों के अंदर काटा जाता था, मनचाही आकार में गढ़ा जाता था, घिसाई की जाती थी, ठीक है, घिसाई करके उसको बिल्कुल एकदम चिकना बनाया जाता था और फिर आगे भट्टी में गर्म कर रंग प्राप्त करना, जैसे कार्नेलियन को लाल रंग देने के लिए, ठीक है नहीं।
तो उसको गड्ढे गर्म करके जो है वो अलग अलग रंग से रंगा जाता था। छेद करने के लिए विशेष जो है बरमे से छेद किया जाता था। चमकाई कर तैयार किया जाता था उसे, और कुछ मनकों को जोड़कर भी बनाया जाता था तथा कुछ पर चित्रकारी भी की जाती थी। ठीक है, अलग अलग जो है वो डिजाइन यहाँ पर जो है वो तैयार की जाती थी। ये देख सकते हैं कुछ शिल्पकार लगे हुए हैं, शिल्पकार कार्य करते हुए चौंदड़ू। ध्यान रखना, देखो चौंदड़ू नामक बस्ती जो है वो शिल्प कला के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना फिर विद्यार्थियों। ठीक है नहीं, तो ये ध्यान रखें आप सभी। पूछा जाए कि चौंदड़ू बस्ती क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं चौंदड़ू बस्ती मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौंदड़ू बस्ती जो कि कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध थी ये। ठीक है, फिर आगे देखो मूरे लिपि और बाट। यहां पे देखो मूरे लिपि और बाट, मूरे लिपि और प्रमुख बाट। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में मूरे मिली हैं। ठीक है, अधिकांश मूरे सेलकड़ी से बनी। सेलकड़ी क्या होता था, सेलकड़ी नामक पत्थर हुआ करता था जो दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात में मिलता था। ठीक है, और मोरों पर पशुओं के चित्र जैसे एक सिंह वाला, बेल, हाथी, गेंडा, बाघ आदि बने होते थे। ऊपर की ओर हड़प्पाई लिपि के चिन्ह अंकित होते थे। मोरों का प्रयोग व्यापार में वस्तुओं पर निशान लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिर विद्यार्थियों, ये कुछ हड़प्पाई मूर आपके सामने नजर आ रहे हैं। हड़प्पाई लिपि, तो ये हड़प्पाई मूर के बारे में आप बता सकते हैं। फिर हड़प्पाई लिपि देखो, ये लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लगभग 375 से 400 चिन्ह इसमें हुआ करते थे। आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखो नजर आ रहा होगा। ठीक है नहीं, बाकी तो पीडीएफ तो इसी वीडियो के नीचे उपलब्ध करवाऊंगा आपको। अधिकतर अभिलेख बहुत छोटे हुआ करते थे। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हुआ करते थे। ध्यान रखना, ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि मोहरों के अलावा तांबे के औजार, मिट्टी की पट्टिकाओं, मृद भांडों, आभूषणों तथा सूचना पट्टों पर जो है वो मिली थी। ठीक है, ये हड़प्पाई लिपि थी। फिर विद्यार्थियों ध्यान रखना, हड़प्पाई लिपि रेशमई लिपि थी क्योंकि इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। 375 से 400 के बीच चिन्ह हुआ करते थे और अधिकांश जो अभिलेख थे वो बहुत छोटे थे और इसमें सबसे लंबे अभिलेख जो है वो 26 चिन्ह होते थे सबसे लंबे अभिलेख में। ये लिपि के बारे में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो बाट और माप। देखो व्यापार के लिए निश्चित बाटों का प्रयोग होता था। ये बाट चरट यानी चरट नामक एक पत्थर है उससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो याद रखना फिर विद्यार्थियों, हड़प्पाई जो बाट है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो आप बता देना चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाट जो वो द्विधारी पद्धति 1, 2, 4, 8, 16, 32 तथा बड़े जो दशमलव पद्धति से बनाए जाते थे। ठीक है, धातु के पैमाने से लंबाई मापी जाती थी। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो है बाट हुआ करते थे जो आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे। ठीक है, ये सब बता सकते हो आप सभी। ये देखो आप मुहूर के बारे में भी देखा मैंने, मुहूर। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आगे देखो। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष क्या निकलता है। कुएं, स्नानागार, मनके, मुहरे, लिपि, बाट आदि से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अत्यंत कुशल शिल्पकार भी थे, संगीत, वैज्ञानिक सोच वाले और स्वच्छता के प्रति सजग थे। ठीक है, ये देख सकते हो। शिल्प उत्पादन और प्रमुख व्यापार। हड़प्पाई कुशल शिल्पकार थे। उन्होंने मनके, मृदभांड, मोहरे, आभूषण, धातु के औजार, संग की वस्तुएं आदि बनाई। चौंद्रो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मोती, मन का निर्माण के लिए लोथल प्रसिद्ध था। ठीक है नहीं, तो मन के निर्माण के लिए चौंद्रो, लोथल भी प्रसिद्ध था। लोथल गुजरात के अंदर है। हड़प्पाई शिल्प वस्तुएं व्यापार के द्वारा दूर दूर तक भेजी जाती थी। मनकों का निर्माण देखो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर पत्थर को छोटे टुकड़ों के अंदर काटा जाता था, उसको आकार दिया जाता था, घिसाई की जाती थी, छेद किए जाते थे, फिर उसको चमकाना, पॉलिश करना, धागे में पिरोना, ये इस प्रकार से जो इसकी प्रमुख प्रोसेस हुआ करती थी। ठीक है, ये खेतड़ी जो स्थल है प्रिय विद्यार्थियों राजस्थान के झुंझुनू में, तो यहां से हमें तांबा मिलता था। गुजरात के अंदर है प्रिय विद्यार्थियों खंभात क्षेत्र, वहां से कार्नेलियन पत्थर मिलता था। ठीक है ना, कार्नेलियन। और ये बलूचिस्तान, यहां से लाजवर्द प्राप्त किया जाता था, लाजवर्द नामक पत्थर। ठीक है ना, समुद्र तट नागेश्वर, यहां से शंख मिलता था और सोना जो है वो दक्षिणी भारत से मिलता। तो मान ली ये आपके स्थल इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तांबा कहां से, खेतड़ी से, कार्नेलिया गुजरात के, कार्नेलियन ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके भड़ोच गुजरात से मिलता था। लाजवर्द बलूचिस्तान से, संग आपके नागेश्वर गुजरात से, सोना दक्षिणी भारत से। तो ये कुछ प्रमुख स्थल आपके सामने जो है वो यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। और बाकी आप देख सकते हैं प्रमुख शिल्प जो है शिल्पकार यहाँ पर जो है वो मनके तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मनका का निर्माण किया जा रहा है। ये संग की वस्तु है, ये धातु का काम किया जा रहा है इनके द्वारा। हड़प्पावासी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए स्रोतों के पास बस्तियां बसाते थे या विभिन्न क्षेत्रों में अभियान भेजते थे। यहाँ पे देखो आगे, मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकन।
हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी संख्या में मूरें मिली हैं। ये मुख्यतः जो है वो सेलकड़ी से बनी हुआ करती थी। सेलकड़ी नामक मैंने बताया ना पत्थर है जो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलता है। मोरों पर पशुओं के चित्र और हड़प्पाई लिपि के चिन्ह अंकित होते थे। एक सींग वाले बेल की मूर सबसे अधिक मिली। मोरों का प्रयोग व्यापार में वस्तुओं की पहचान और सुरक्षा के लिए जो वो किया जाता था। रस्सी से बंधे सामान के ऊपर गिल्ली मिट्टी लगाकर मूरें दबाई जाती थी और इससे पता चलता है कि वस्तु के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं मूर का मुद्रांकन का प्रमुख एक चित्र है। फिर रेशमय लिपि, भाई हड़प्पाई लिपि रेशमय लिपि है। हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। लगभग 375 से 400 के बीच इसमें चिन्ह है। अधिकांश अभिलेख बहुत छोटे हैं, जिसमें सबसे लंबा अभिलेख जो है उसमें 26 चिन्ह है। ठीक है, लिपि के चिन्ह मोरे, ताम्र औजार, मिट्टी के बर्तन, ताम्र पट्टिका, आभूषण, प्राचीन सूचना पट्टी आदि पर मिलते हैं। ठीक है, ये हड़प्पाई लिपि के कुछ प्रमुख चिन्ह आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से ये प्रमुख चिन्ह थे। ठीक है, फिर आगे देखो, बाट और माप की प्रमुख प्रणाली। माप और बाट की प्रमुख प्रणाली, व्यापार और विनिमय के लिए निश्चित बाटों का प्रयोग किया जाता था। ये बाट सामान्यतः चरट पत्थर से बने होते थे और आप बता सकते हैं आकार, जिसमें ये घनाकार भी होते थे। प्रिय विद्यार्थियों, छोटे बाटों में द्विधारी प्रणाली 1 2 4 8 16 32 और बड़े बाटों में दशमलव प्रणाली 10 20 50 100 200। लंबाई मापने के लिए हाथी दांत या धातु के पैमाने मिलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। ये द्विधारी प्रणाली है छोटे से बड़े की ओर। ये दशमलव प्रणाली इस प्रकार से, इसमें 1 2 4 8 16 32 ये जो है प्रमुख आपके सामने जो है बाटों का ये सही क्रम है। ठीक है, और ये दशमलव प्रणाली है, देख सकते हो। फिर आगे देखो यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध। भाई हड़प्पा सभ्यता का जो अभी हमने देखा था फिर विद्यार्थी, दूरस्थ क्षेत्र से जैसे खेतड़ी से तांबा मिलता था, खेतड़ी राजस्थान झुंझुनू से। ठीक है नहीं, और फिर कार्नेलियन भड़ोच गुजरात से। ठीक है नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से मिलता है तांबा। वैसे राजस्थान से खेतड़ी से तांबा ओमान से भी लाया जाता था। दूर क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध होता था। ठीक है, मतलब दूर से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुआ नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हड़प्पा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया की भेजी जाने वाली वस्तुएं कार्नेलियन, लाजवर, तांबा, सोना, लकड़ी, हाथी दांत, मनके, वस्त्र आदि। वहां से मिलने वाली वस्तुएं टिन, चांदी, कीमती पत्थर आदि हुआ करते थे। समुद्री व्यापार के परिणाम, मोरों पर जहाज के चित्र, लोथल से गोदी अवशेष विधि से। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में बोलता है भाई गोदीवाड़ा के साक्ष्य। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य में लोथल से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोथल स्थल गुजरात के अंदर है, यहां से मिले हैं। ठीक है नहीं, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता जा रहा हूं, फिर विद्यार्थियों ध्यान रखना। ये देख सकते हो आप सभी। और महत्वपूर्ण बातें यहां पर यह है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित थी। कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार इनके मुख्य कार्य थे। मोरे, लिपि, बाट और माप इनकी विशेष उपलब्धि थी और पुरातात्विक साक्ष्यों से इनके जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है नी, और ये देख सकते हो आप सभी मैप के माध्यम से। भाई मेसोपोटामिया, ये मेलुआ यहां से जो है वो प्राप्त होता था। ठीक है, अब आज के लिए प्रिय विद्यार्थी इतना ही। आज हम पढ़ते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क और प्रमुख व्यापार, और फिर कल जो है वो इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है नी, कल इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मेलुआ हड़प्पा क्षेत्र के बाहर भी व्यापारिक संपर्क था। ठीक है नी, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमुन, मगन, मेलुआ का उल्लेख मिलता है। मेलुआ को सामान्यतः हड़प्पा क्षेत्र माना जाता है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा क्षेत्र से कार्नेलियन, राजवर, तांबा, सोना, कीमती पत्थर, लकड़ी, मोती आदि वस्तु मिलती थी। बदले में हड़प्पावासी चांदी, टिन, ऊन, उत्तम गुणवत्ता की धातुएं, खजूर आदि वस्तुएं प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। लोथल गुजरात में है, यहाँ से गोदीवाड़ा के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। जहाज जो है बनते और व्यापार के लिए तैयार होते थे। ठीक है, और बाकी देख सकते हो हड़प्पा क्षेत्रों से जो प्रमुख जो निर्यात किया जाता था प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है नहीं, हड़प्पा वासी जो है वो लोग मतलब क्या क्या भेजते थे, या यहाँ से क्या क्या जो है वो मतलब भेजते थे। तो कार्नेलियन मनके हैं, लाजवर्द हैं, तांबा हैं, सोना है, कीमती पत्थर है, लकड़ी हैं, इनको जो है वो यहाँ पर भेजा करते थे ये। ठीक है नहीं, और फिर यहाँ पर जैसे हड़प्पा क्षेत्र जो आयात करते थे, हड़प्पावासी जो है मतलब क्या क्या चीज बाहर से मंगाते थे। अब जो व्यापार है प्रिय विद्यार्थियों वो स्थल मार्ग से भी होता था। ठीक है ना, स्थल मार्ग से भी होता था, समुद्री मार्ग से भी होता था। ठीक है,
अब देख सकते हो ये जो आपको नीली ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ब्लू ब्लू, ये स्थल, ये मतलब समुद्री मार्ग का चिन्ह है, ठीक है। और बाकी ये स्थल मार्ग से जो इस प्रकार से जो वो होता था। यहाँ पे देखो चांदी, टिन, ऊनी वस्त्र और उत्तम धातुएं, खजूर, अन्य वस्तुएं, ये सब जो है ना प्रिय विद्यार्थियों ये बाहर से मंगाई जाती थी। और ये क्या क्या बाहर भेजते थे, तो जिसमें कार्नेलियन है, लाजवर्द है, तांबा है, सोना, कीमती, ये भेजते थे बाहर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रिय विद्यार्थियों हड़प्पा मूर और इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 15 जो बिंदु देखे थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये हमारा पार्ट 1 था, जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा, फिर उसके अंदर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बस आज के लिए इतना ही। क्लास को सभी लाइक करो और जो भी नहीं